पता चलेगा क्या गलती है, तभी तो हम आगे इम्प्रूव करेंगे, है ना। हाँ जी मैम। कैसे रैंक कैसे है? 6 है मैम। अरे तुम्हारा 6 रैंक है? हाँ जी मैम। वेरी गुड। और ये कितने बैचेस में से आया रिजल्ट, आपको कुछ ये आइडिया है? पता नहीं मैम, सभी का था शायद टेस्ट। हाँ नहीं, 4 से 34 बैचेस तो थे ही। आई जस्ट वांट टू नो कि 4 से आगे भी, मतलब 37 तक भी है या आपका अलग ही चल रहा है, आई डोंट नो। चलो वेरी गुड जी। टोटल स्कोर कितना आ रहा है? 695 है। 695। हाँ जी मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट इज एक्सीलेंट। और केमिस्ट्री में कितने? मैम 2 गलत हो गए तो 170 हो। 170। चलो बहुत अच्छा है जी। बस ऐसे ही और अच्छा आगे आगे करते रहे, है ना। मेंटेन भी करना है इसको, ठीक है। हाँ जी मैम। अगली बार टॉप 5 के अंदर होना चाहिए रैंक। हाँ जी मैम। और किसी का बेटे टॉप 100 में जिनके रैंक्स है बताओ। 14th। 14। ओके, दैट इज वेरी गुड। क्या टोटल स्कोर है बेटे आपका? 685। 685, दैट इज एक्सीलेंट, इज वेरी मैम वेरी गुड। 16 हाँ जी बेटा। 16 रैंक। 16th रैंक है, हाँ जी, दैट इज वेरी गुड बेटा। 95। और टोटल कितना है? मैम 681। 681। चलो दैट इज एक्सीलेंट, ठीक है। तो ऐसे ही और बेटर, ठीक है। 95। 95 रैंक है आदित्य, दैट इज गुड। कितना केमिस्ट्री में कितना स्कोर है? मैम 2 गलत हो गए, 165 हो गए। 165। चलो नॉट बैड, बट इम्प्रूव कर सकते हैं हम इसको, है ना। यस मैम। हाँ जी। और किसी का बेटा टॉप 100 में? नहीं, जसलीन आपका कितना है? गायब हो गई। जसलीन आर यू देयर? अभी तो थी, मे बी शी गॉट डिस्कनेक्टेड। चलो अच्छा, अब ये बताओ, कल जो मैंने पढ़ाया था बेटे, आप लोग पढ़ के आए हो? यस मैम। किसी को कोई डाउट बेटा, कुछ क्लियर ना हुआ हो? बोलो। अभी आरपीएस के डाउट्स नहीं ले रही हूँ, बिकॉज आरपीएस कंप्लीट नहीं हुई थी। अदरवाइज आपको कुछ ऐसा है बेटे जो समझ नहीं आया? हाँ ना, कुछ तो बोल दो। नो मैम। ओके। अच्छा बेटा, हमने कल SN1 और SN2 शुरू किए थे, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। SN1 2 स्टेप होता है, SN2 1 स्टेप होता है। और हमने ऑप्टिकल की बात भी करी कि SN1 में अगर जिस कार्बन पे लीविंग ग्रुप जुड़ा है, अगर वो कार्बन कायरल है, तो SN1 में क्या होती है? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट होती है। रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होते हैं। रेसमाइजेशन। रेसिमाइजेशन। जसलीन अभी आप वापस आ गए, पहले आप थे नहीं। अरे मैम बीच में लीव होगी। हाँ आपका कैसा रैंक आया? मैम मेरा रैंक इस बार पीछे आया। पीछे कितना है? मैम 65। काफी पीछे चला गया। यस। चलो अभी इम्प्रूव करना है उसको, ठीक है। हाँ जी मैम, हाँ जी। कमिंग बैक बेटा, SN1 SN2 में हम क्या कह रहे थे? SN1 में हम कह रहे थे भी जो अगर कार्बन कायरल है, जिसपे हेलोजन लगा है, जिसपे लिविंग ग्रुप लगा है, अगर वो कायरल कार्बन है, तो मैंने समझाया कि न्यूक्लियोफाइल फ्रंट और बैक दोनों तरफ से अटैक कर सकती है, इसलिए SN1 में होगी रेसिमाइजेशन। और SN2 में क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बनना है, तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक साइड से अटैक करती है, इसलिए SN2 में इन्वर्जन होगी, विच इज कॉल्ड एज वाल्डन इन्वर्जन। उसके अलावा बेटा अभी भी हम SN1 और SN2 की ही बातें करेंगे, कुछ और। अच्छा, SN1 में हम कह तो देते हैं रेसिमाइजेशन है, बट SN1 की जो रेसिमाइजेशन है, ऐसा बोलते हैं इट इज पार्शियल एंड नॉट कंप्लीट। व्हाई? ऐसा क्यों होता है कि वो पार्शियल है, वो कंप्लीट नहीं है? बेटा SN1 में आपके पास 2 स्टेप मैकेनिज्म है। पहले कार्बोकेटायन और हेलाइड आयन बनता है। इनिशियली क्या होता है, जब कार्बोकेटायन और हेलाइड आयन बनता है, तो शुरू में ये केटायन है, ये एनायन है, तो इनमें आपस में क्या होगी?
Attraction. अट्रैक्शन, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो शुरू में बेटे क्योंकि इनमें अट्रैक्शन होती है तो ये एक दूसरे के साथ कंबाइंड फॉर्म में आयन पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आयन पेयर की फॉर्म में जब तक ये एग्जिस्ट करते हैं तो इसकी फ्रंट साइड पे हैलाइड आयन लगा हुआ है। अगर फ्रंट साइड पे हैलाइड आयन लगा है तो फिर न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगी? Back बैक side. साइड से। बैक साइड और बैक साइड से अटैक करेगी तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इन्वर्जन या रिटेंशन? इन्वर्जन। Inversion. इन्वर्जन। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होएगी। मतलब शुरू में जब तक ये आयन पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तब तक तो होती है बेटे इन्वर्जन। लेकिन थोड़ी देर में क्या होता है कि हमारा जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो आ जाता है और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे पानी इनके बीच में आके इनको हाइड्रेट करके इनको एक दूसरे से तोड़ के अलग कर देता है। जब वाटर इसको हाइड्रेट करता है ना कार्बोकेटाइन को, बेटा तभी ये कार्बोकेटाइन हैलाइड आयन से सेपरेट होता है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को थोड़ा टाइम लगता है कि इसको वो हाइड्रेट करे और फिर ये इससे सेपरेट हो जाता है। ठीक है, कि वो इससे सेपरेट हो जाता है। सो बेसिकली शुरू में सिर्फ इन्वर्जन होती है, बाद में जब ये सेपरेट हो गया फिर उसके बाद क्या होगी? रिटेंशन। दोनों होंगी ना उसके बाद। तो अगर ये अलग ही हो गया फिर तो ये वही बात कल जो समझाया कि प्लेनर कार्बोकेटाइन है। अब प्लेनर कार्बोकेटाइन पे तो फ्रंट साइड बैक साइड दोनों अटैक पॉसिबल है, इसलिए इनिशियली सिर्फ इन्वर्जन होती है और बाद में इन्वर्जन रिटेंशन दोनों होती है। तो ओवरऑल तो रेसिमाइजेशन कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा कहते हैं बेटा, रेसिमाइजेशन इज पार्शियल एंड नॉट कंप्लीट। रेसिमाइजेशन पार्शियल है, कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्वर्जन ज्यादा होती है, रिटेंशन कम होती है। मतलब शुरू में क्योंकि सिर्फ इन्वर्जन हो रही थी, उसके बाद इन्वर्जन रिटेंशन बराबर हो रही थी, तो कुल मिला के ज्यादा क्या हुई? इन्वर्जन। इन्वर्जन So there is more of inversion than retention. इन्वर्जन ज्यादा होती है और रिटेंशन कम होती है। मेरी बात समझ में आई बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, SN2 में हम कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन होती है, लेकिन कभी कभी SN2 में रेसिमाइजेशन हो सकती है। वो कब है? अगर मान लो आप कोई एल्काइल हैलाइड लेते हो और उसको उसी के आयंस में ऐड कर देते हो, तब ऐसा होता है। मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। कंसीडर आपके पास ये एक एल्काइल हैलाइड है, ये FP बनाई है ना बेटा, फिशर प्रोजेक्शन। Yes, ma'am. तो Yes, ये ma'am. कार्बन कायरल हुआ, Yes. चारों ग्रुप अलग हैं तो कायरल तो होगा। अब ये ना एल्काइल आयोडाइड है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर एल्काइल आयोडाइड के अंदर कोई आयोडाइड आयंस ही डाल दिए। आयोडाइड आयंस ही ऐड कर दिए बेटा, और इसमें NaI एसीटोन वो आगे रिएक्शन कर लेंगे। NaI एसीटोन के साथ क्या होता है, लेकिन फिलहाल ये NaI में से I नेगेटिव आएगा। और फिलहाल आपको ये बता देती हूँ कि ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। दिस फॉलोज SN2। अब क्या हुआ, यहां से जो निकलेगा वो I नेगेटिव है और जो यहां से अटैक करेगा वो भी I नेगेटिव है। मतलब यहाँ लिविंग ग्रुप भी I नेगेटिव है, यहाँ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी I नेगेटिव है। लेकिन SN2 चलाना है। SN2 में अगर फ्रंट साइड से I नेगेटिव लीव करेगा तो ये जो ये I नेगेटिव अटैक करने के लिए आएगा, ये फ्रंट साइड से निकल रहा है, तो ये कहां से अटैक करेगा? Back side. बैक साइड से। तो बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या होगी बेटे? इन्वर्जन। इन्वर्जन। तो यहाँ I नेगेटिव, ये H, ये देखो उल्टा हो गया। अब एक बात बताओ, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इनैंशियोमर्स। बिल्कुल ठीक। और अब क्या होगा, बार बार यही होगा ना, एक बार इस पे NaI ने अटैक किया तो इन्वर्जन हो गई। इन्वर्जन में ये जो प्रोडक्ट बन गया, अब तुमने तो मिक्सचर में NaI डाला ही हुआ है,
इस पे फिर से NaI एसीटोन ने अटैक किया तो फिर से इन्वर्जन हो गई बेटा, फिर से इन्वर्जन होगी तो ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिपीटेड वॉल्टन इन्वर्जन होती रहेगी, बार बार इन्वर्जन होती रहेगी, अल्टीमेटली हमें इन दोनों का मिक्सचर मिल जाएगा। और इन दोनों का मिक्सचर क्या है? रेसमाइजेशन। तो ये देखो SN2 चल रहा है लेकिन यहाँ रेसमाइजेशन हो रही। तो कभी कभी SN2 में भी रेसमाइजेशन चल सकती है, ये तब चलेगी अगर एल्काइल हैलाइड में हम उसके अपने आयंस ऐड कर दें, तब हम कहते हैं कि इसमें रेसमाइजेशन चलेगी। समझ में आई मेरी बात? यस मैम। यस मैम। तो अब लिखते हैं कि इन SN1 the racemization is partial and not complete. Partial है, complete नहीं है. Why? Because initially शुरू में the carbocation and the halide ion, ठीक से लिख देती हूँ, the R positive carbocation and halide ion, they exist as ion pair. Why ion pair? Because उनके बीच में attraction है. Initially वो ion pair की फॉर्म में exist करते हैं, and so the nucleophile makes backside attack. न्यूक्लियोफाइल आयन पेयर पर तो बैक साइड ही अटैक कर सकती है, लीडिंग टू inversion. Leading to inversion of configuration, but after some time the polar protic solvent separates the R positive. इसको लिख देते हैं, कैसे सेपरेट करता है, उसको सॉल्वेट करता है, वाटर हुआ तो हाइड्रेट कर देगा ना, फ्रॉम X नेगेटिव उसको सेपरेट कर देता है। अब ये सेपरेट हो गया तो ऑन द कार्बोकेटायन बोथ फ्रंटल, बेटा ये थोड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री का टर्म है, फ्रंटल मतलब फ्रंट साइड और रियर मतलब बैक साइड, एंड रियर अटैक्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल अकर leading to both retention and inversion of configuration. Of course, retention और inversion दोनों होती हैं तो हम इसको रेसिमाइजेशन बोलते हैं। यहाँ से एक बात समझ में आई कि ऐसा बोलते हैं बिकॉज ये लॉन्ग बैक एक बार ये आया भी था बेटा नीट के पेपर में, एक ऑप्शन थी क्वेश्चन की कि देयर इज मोर ऑफ इन्वर्जन देन रिटेंशन। तो ठीक है ना कि इन्वर्जन ज्यादा होती है और रिटेंशन कम होती है। Thus, there is more of inversion than retention. Inversion ज्यादा,
और रिटेंशन कम। और अब SN2 में in some cases SN2 mechanism may proceed with racemization। वो racemization के साथ proceed कर सकते हैं। When alkyl halide is treated with the solution of its own ions, उसके खुद के ions, repeated Walden inversions occur, leading to a mixture of enantiomers और racemic mixture। और ऑफ कोर्स racemic mixture है तो racemization हो गई है। और इसका एग्जाम्पल ये है, ये जो दोनों का मिक्सचर है इसको प्लस माइनस लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस रेसिमिक मिक्सचर के लिए यूज करते हैं ना। ये एक दूसरे के इनैंशियोमर्स है, बिल्कुल जी, एक दूसरे के इनैंशियोमर्स है। समझ में आई मेरी बात? अब कुछ और चीजें अभी भी SN1 SN2 में। अच्छा, न्यू पेंटाइल हेलाइड्स, न्यू पेंटाइल ग्रुप क्या होता है? न्यू पेंटाइल हेलाइड कैसी होगी ये देखो। न्यू पेंटाइल ये होता है ना, एक कार्बन के अराउंड 4। अगर मैं यहाँ क्लोरीन या कोई भी हेलोजन लगा दूं, ये न्यू पेंटाइल हेलाइड है। बेटे न्यू पेंटाइल हेलाइड में SN2 के लिए रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। वाई? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है ना, बल्कि है ये। है ना? हमने कहा था कि SN2 की रिएक्टिविटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, इसलिए न्यू पेंटाइल हेलाइड की SN2 के लिए रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। ये SN1 के लिए चलते हैं, ज्यादा SN1 शो करते हैं। क्यों? वैसे भी सोचो, जब इसमें क्लोराइड निकला, ये कौन सा कार्बोकेटायन बना? प्राइमरी। लेकिन ये प्राइमरी तो बन गया, लेकिन ये क्या ले सकता है? शिफ्ट ले सकता है। कौन सी शिफ्ट? मिथाइल शिफ्ट। वेरी गुड। और मिथाइल शिफ्ट लेके ये कौन सा बन जाएगा? टर्शरी। और टर्शरी तो काफी स्टेबल होता है ना। यस मैम। इसलिए न्यू पेंटाइल हेलाइड्स प्रेफरेबली कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेंगे? SN2 या SN1? SN1। SN2 के लिए वैसे भी उनकी रिएक्टिविटी कम है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, और SN1 के लिए ज्यादा है उसकी रिएक्टिविटी क्योंकि शिफ्ट लेके जो कार्बोकेटायन बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, फिर तुम्हें याद है ब्रिज हेड वाले हेलाइड्स क्या होते हैं? जो पार्टिसिपेट नहीं करते। ये ब्रिज हेड वाला हेलाइड है। देखो, आपको पता है ना, ये कार्बन जो ये ऊपर और नीचे दिखा रही है, ब्रिज हेड कार्बन होते हैं। यस मैम। ब्रिज हेड कार्बन के बारे में क्या बताया मैंने आपको? कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं लेते कॉन्जुगेशन में पार्ट क्यों नहीं लेते बेटे? क्योंकि sp3 होती है ना इनकी। हाँ, अब आया, आप उस पर नॉन प्लेनर होते हैं, sp3 होते हैं, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ब्रिजेड हेलाइड्स जो है SN1 के लिए बड़े कम रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि ब्रिजेड वाला कार्बन होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन जब हम SN1 मैकेनिज्म कर रहे थे तो SN1 में जो कार्बोकेटायन है वो तो प्लेनर बनता होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ब्रिजेड पे तो प्लेनर कार्बोकेटायन बन ही नहीं सकता, ब्रिजेड कार्बन तो होता ही नॉन प्लेनर है। इसका मतलब SN1 यहाँ चलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन व्हाट अबाउट SN2? क्या यहाँ SN2 चल पड़ेगा आसानी से?
अरे वो भी तो बड़ा मुश्किल है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा नहीं है, जहां पे हेलोजन लगा है वही कार्बन 3 कार्बन को आगे जुड़ा हुआ है। तो मजे की बात यह है कि ब्रिजेड हेलाइड्स एसएन की टेंडेंसी उनकी होती बहुत कम है, वो SN1 के लिए भी बड़े कम रिएक्टिव होते हैं और SN2 के लिए भी। SN1 के लिए इसलिए क्योंकि ब्रिजेड वाला कार्बन जैसे आपने कहा नॉन प्लेनर होता है और नॉन प्लेनर पे प्लेनर कार्बोकेटायन नहीं बन सकता। और SN2 के लिए क्यों कम रिएक्टिव होते हैं बेटे? Steric hindrance ज्यादा। Steric. ज्यादा होती है, इसलिए ब्रिजेड वाले हेलाइड्स SN2 के लिए कम रिएक्टिव होते हैं। पहले हम नियोपेंटाइल हेलाइड्स की बात करते हैं जी। नियोपेंटाइल हेलाइड्स आर very less reactive for SN2 due to high steric hindrance स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से they follow SN1 mechanism because they form stable tertiary carbocation after methyl shift। और ये मैं साइड में बना भी देती हूँ बेटा नियोपेंटाइल हेलाइड्स, इधर ही बना देती हूँ। ये देखो जैसा हमने अभी बनाया था, ये नियोपेंटाइल हेलाइड कोई भी ये यहां से निकला बेटा, यहां से निकलेगा, ये बनेगा कार्बोकेटायन, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, लेकिन ये यहां से ले लेगा मिथाइल शिफ्ट। एक बार मिथाइल शिफ्ट ले ली तो ये बन जाएगा टर्शरी, ये टर्शरी बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमने ब्रिजहेड की बात की बेटा कि जो ब्रिजहेड वाले हेलाइड्स हैं दे आर वेरी लेस रिएक्टिव फॉर SN1। क्यों SN1 के लिए? क्यों? बिकॉज प्लेनर कार्बोकेटायन can't be formed on bridgehead carbon। वही एक ही बात है कि ब्रिजहेड वाला प्लेनर नहीं होता, ठीक है। ऑल्सो दे आर लेस रिएक्टिव फॉर SN2 due to high steric hindrance। और ब्रिजहेड बना देती हूँ उसके लिए, ये ब्रिजहेड हेलाइड हो गया बेटा। अच्छा, अब अगर आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, इस टाइप का कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2Cl, जरा इस टाइप के कंपाउंड पे ध्यान देना। जिस कार्बन को हेलोजन लगा है वो अल्फा कार्बन, दिस इज द अल्फा कार्बन, उससे अगला बीटा कार्बन। मतलब बीटा कार्बन जो है या बीटा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बेटे CO इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना? Yes, ma'am.
U इज इलेक्ट्रॉन Yes, विड्रॉइंग, ma'am. माइनस आई इफेक्ट होता ही है इसका। अगर इस तरह के कंपाउंड्स की बात करें कि बीटा पे विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं SN2 के लिए। क्यों? और CO इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। अगर CO ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची तो ये कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा कि रिच हो जाएगा? डेफिशिएंट। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज है तो उस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुश्किल होगा कि आसान? आसान। 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 न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैक करने के लिए आ जाएगी। न्यूक्लियोफाइल पहले ही अटैक करने के लिए आ जाएगी। अगर न्यूक्लियोफाइल पहले ही अटैक करने के लिए आ गई तो मैकेनिज्म कौन सा चलेगा? SN1 या SN2? SN2। 2 SN2। तभी तो हम कह रहे हैं SN2 के लिए बड़े रिएक्टिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनिल ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के वजह से न्यूक्लियोफाइल जो है रेडिली अटैक कर देती। समझ में आई मेरी बात? अच्छा, अगर ये SN2 के लिए तो ठीक है, ये बड़े रिएक्टिव है। व्हाट अबाउट SN1? अगर हम SN1 की बात करें तो SN1 के लिए तो यहां से, अगर मैं इधर अलग से करके दिखा देती हूँ, SN1 के लिए तो एक ही रूल है जी, कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन बनेगा, बड़ा स्टेबल है, रेजोनेंस है इसमें, यस मैम। है है? बार बार मैं आपको कितनी बार ये बात बता चुकी हूँ, इसमें नहीं है। रेजोनेंस नहीं है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पता नहीं कितनी बार पुट कर लिया तुमको। क्यों नहीं है? देखने में तो लगता है कॉन्जुगेशन है, लेकिन CO विड्रॉइंग ग्रुप है ना, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पाई बॉन्ड को उधर जाने ही नहीं देगा। और पॉजिटिव चार्ज के पास कुछ देने के लिए है नहीं। ठीक है, तो SN1 के लिए कोई ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, सिर्फ SN2 के लिए ये वाले कंपाउंड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और उसका रीजन वही है कि विड्रॉइंग ग्रुप जो है, इसलिए। सो यस, दे आर highly reactive for SN2. Why? Because इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बन ग्रुप प्रेजेंट। ऐसा कर देते हैं, because due to electron withdrawing group, that is C double bond O group, वही है ना, इसकी वजह से। ठीक है, the attacking nucleophile readily attacks the alpha carbon, और अगर रेडिली अटैक करेगी तो SN2 होगा, लीडिंग टू SN2 मैकेनिज्म। ठीक है बेटा? वैसे भी सोचो ना कि अगर यहाँ से ये CO इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इधर से ये अल्फा कार्बन बड़ा डेफिशिएंट हो गया। अब अल्फा कार्बन, इधर थोड़ा सा इधर करके दिखाती हूँ, अगर CO ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची तो अल्फा कार्बन डेफिशिएंट हो गया। अल्फा कार्बन डेफिशिएंट हो गया, अल्फा कार्बन क्या करेगा? क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। इससे क्लोरीन आसानी से ही निकलेगा ना, इजीली लीव ऑफ कर जाएगा लीविंग ग्रुप। ठीक है? यस मैम। अच्छा, एक ये वाले कंपाउंड्स और देखना, कंसिडर इस टाइप के कंपाउंड्स, जहां अल्फा कार्बन ये रहा, ठीक है। अब ये SN1 और SN2 दोनों के लिए बड़े रिएक्टिव होते हैं। क्यों? देखो, यहाँ O है, अगर हम SN2 की बात करें तो देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो होती है ना, तो ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। कोई बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, जैसे ऊपर कहा, तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैक करेगी, जल्दी से अटैक करेगी, SN2 मैकेनिज्म चल पड़ेगा। लेकिन व्हाट अबाउट SN1? SN1 में इधर करके दिखाते हैं, ये क्लोराइड निकला, ये कार्बोकेटायन बन गया। कुछ स्पेशलिटी है इस कार्बोकेटायन में?
रेजोनेंस है। वो वाली रेजोनेंस बेटा लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज वाली, और जहां पर लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज वाली रेजोनेंस होती है ना, ये वाली कॉन्जुगेशन होती है तो बड़ा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत स्टेबल कंपाउंड्स हैं। समझ में आई मेरी बात? यस मैम। ठीक है, तो ये बड़े स्टेबल कंपाउंड्स है क्योंकि लोन पेयर इधर चला जाएगा। तो अब देखो ये कंपाउंड्स तो फिर दोनों के लिए बड़े रिएक्टिव हो गए, चाहे SN1 चाहे SN2। सो इस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं दे आर हाईली रिएक्टिव। और दो चीजें, एक तो SN2 के लिए ड्यू टू माइनस आई या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कह दूं, ऑफ ऑक्सीजन। बस ऊपर लिखा ही हुआ है, आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैक करेगी। और SN1 बाय ड्यू टू द हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन? ये वाला बेटे, और इस कार्बोकेटाइन में ये लोन पेयर इधर जाएगा, फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ लीविंग ग्रुप। क्लोराइड आयन लीविंग ग्रुप भी है ना बेटा, Lg लीविंग ग्रुप के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गई मेरी बात? यस मैम। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, SN1 और SN2 दोनों में एक बात कॉमन है, क्या? कि हेलाइड आयन लीविंग ग्रुप है, ये तो दोनों में ही है ना, हेलाइड आयन इज द लीविंग ग्रुप। दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि SN1 में बेटा लीविंग ग्रुप पहले निकल जाता है, बाद में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करती है। SN2 में साथ साथ हो रहा है, इधर से लीविंग ग्रुप जा रहा है, पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर रही है, लेकिन लीविंग ग्रुप ही है हेलाइड आयन तो। अब हेलाइड आयन लीविंग ग्रुप है, और लीविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर क्या है? अगर हम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की बात करें, आप बताओ लीविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होगी? आएगी सबसे आयोडाइड की, ज्यादा क्योंकि कल हमने कहा था ना लीविंग ग्रुप एबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, और बेसिसिटी का ऑर्डर भी देख लिया था कि फ्लोराइड की मैक्सिमम होती है, तो यस आयोडाइड इज द बेस्ट लीविंग ग्रुप। इसीलिए तो बेटा यहाँ पे चाहे SN1 चले चाहे SN2, अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखनी है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज Ri greater than Rbr greater than RCl greater than Rf. This is for both SN1 and SN2. ऑफ कोर्स ये तब है जब एल्काइल ग्रुप आप क्या रखते हैं, सेम रखते हैं। और लिख भी देते हूँ, बेस्ड ऑन लीविंग ग्रुप एबिलिटी, और लीविंग ग्रुप एबिलिटी I नेगेटिव ग्रेटर देन Br नेगेटिव ग्रेटर देन Cl नेगेटिव ग्रेटर देन F नेगेटिव। चलो अब देखें कुछ क्वेश्चन जैसे आपकी RPS में भी थे। कंसिडर दिस, ये कुछ 6 स्ट्रक्चर बने हुए हैं और हमें इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है, SN1 के लिए भी और SN2 के लिए। देखो पहले SN1 की बात करते हैं। SN1 में तो एक ही रूल है, आप हैलोजन तोड़ो, कार्बोकेटायन बना के देखो, जिसका जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है वो ज्यादा रिएक्टिव होने वाला है। तो चलो यहाँ क्लोरीन तोड़ा, कार्बोकेटायन बना दिया। कौन सा कार्बोकेटायन बना? प्राइमरी। प्राइमरी के अलावा भी कुछ और कह सकते हैं इसको? ब्रिजेट। बेंजाइल। बेंजाइल। ब्रिजेट तो नहीं कह सकते बेटा, ब्रिजेट कैसे कहेंगे? ब्रिजेट तो ऐसा होता है कि जिस ब्रिजेट कार्बन ये जो आगे रिंग में 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है।
हाँ जी। खैर फिलहाल हम यहाँ पर ये बेंजाइल बिल्कुल कह सकते हैं, बेंजाइल प्राइमरी कह देते हैं इसको। यहाँ से ये क्लोरीन तोड़ा, ये कार्बोकेटायन बना। पहले वाला बेंजाइल प्राइमरी था, दूसरे वाला कौन सा है? बेंजाइल सेकेंडरी। बेंजाइल सेकेंडरी, बिल्कुल ठीक। और ये तीसरे वाला क्या बोले इसको? टर्शरी। डाइबेंजाइल। डाइफिनाइल कार्बोकेटायन, याद नहीं है? PH2CH, डाइफिनाइल। डाइफिनाइल ट्राइफिनाइल ऑर्डर किए थे ना GOC में, ये डाइफिनाइल है। और फिर ये फोर्थ वाला कौन सा है? ट्राइफिनाइल, बिल्कुल जी। और ये फिफ्थ वाला टर्शरी में था बेटा, बेंजाइल टर्शरी। बेंजाइल भी है, टर्शरी भी है, सो दिस इज बेंजाइल टर्शरी। और ये सिक्स्थ वाला बेंजाइल प्राइमरी। बेंजाइल प्राइमरी। चलो अब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी से सोचो, सबसे स्टेबल कौन सा कार्बोकेटायन होता है? टर्शरी। टर्शरी। टर्शरी क्यों? ट्राइफिनाइल तो सबसे आगे आता होता है। तो सबसे पहले तो फोर्थ आएगा ये ट्राइफिनाइल, उसके बाद आएगा बाइफिनाइल। हाँ, अब आप आगे बात करो, बेंजाइल ही है सारे, कोई बेंजाइल प्राइमरी है, कोई बेंजाइल सेकेंडरी है, कोई बेंजाइल टर्शरी है। ज्यादा स्टेबल कौन सा है? टर्शरी वाला। तो ये फिफ्थ आगे आ गया बेंजाइल टर्शरी। फिर सेकंड आ गया बेटा बेंजाइल सेकेंडरी। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो कि फर्स्ट और सिक्स्थ में सेम कार्बोकेटायन नहीं बन रहा? होगा। सेम ही बन रहा है। तो जब एल्काइल ग्रुप सेम होता है तो ये क्लोराइड है, ये ब्रोमाइड है। अभी क्या लिखा है? क्लोराइड और ब्रोमाइड में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। है ना? यहाँ लिख भी देती हूँ कि R सेम होना चाहिए, तभी ये फॉलो करेंगे हम। तो यस, ब्रोमाइड मोर देन, इसीलिए सिक्स्थ वाला ज्यादा, ठीक कह रहे हैं बेटा। और फिर फर्स्ट। ये तो था बेटे SN2 के लिए रिएक्टिविटी। अब बात करो SN1 के लिए रिएक्टिविटी। चलो देखते हैं SN1 के लिए रिएक्टिविटी। सॉरी, SN1 के लिए कर लिया, SN2 के लिए। SN2 में तो स्टेरिक हिंड्रेंस देखनी है आपने, जिसकी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी कम। तो ट्राइफिनाइल वाले की स्टेरिक हिंड्रेंस तो सबसे ही ज्यादा है ना बेटा, इसलिए फोर्थ वाला सबसे कम रिएक्टिव। उसके बाद क्या लिखूं, आप ही बताओ? थर्ड। उसके बाद फिफ्थ। फिफ्थ। उसके बाद सेकंड। सेकंड। स्टेरिक हिंड्रेंस ही चल रहे हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। अच्छा, फर्स्ट और सिक्स्थ में से ज्यादा कौन सा, सिक्स्थ या फर्स्ट? सिक्स्थ मोर देन फर्स्ट, क्योंकि चाहे SN1 हो चाहे SN2, ये बात तो नहीं बदलती ना बेटा, 6 ज्यादा और फर्स्ट कम। ये ऑर्डर बन गया। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि ब्रोमाइड मोर देन क्लोराइड तो दोनों में ही है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये लो, ये 3 स्ट्रक्चर्स बने हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है SN1 के लिए। SN1 के लिए क्या करें? कार्बोकेटायन बनाते हैं। चलो ये ब्रोमीन तोड़ते हैं, ये कार्बोकेटायन बन गया। ये तोड़ा, ये कार्बोकेटायन बन गया। ये तोड़ा, ये कार्बोकेटायन बन गया। आप ही बताओ अब ऑर्डर क्या लिखूं? 3। सबसे ज्यादा थर्ड। व्हाई थर्ड मोर? ज्यादा रेजोनेंस है ना। यस, इससे जो बना एरोमेटिक कार्बोकेटायन है। और सेकंड वाला एरोमेटिक तो नहीं है, बट कार्बोकेटायन इट शोज रेजोनेंस, है ना? और फर्स्ट वाला एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, है ना? एंटी एरोमेटिक है ना, क्योंकि कंप्लीट कॉन्जुगेशन है लेकिन टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और आपको पता है एरोमेटिक वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन एंटी एरोमेटिक वाले नॉर्मल से कम स्टेबल।
तो फिर आंसर देंगे हम थर्ड, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट। समझ में आई मेरी बात? यस मैम। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए बेटा बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। और ये जरूर आते हैं एनसीईआरटी के, या एनसीईआरटी के क्वेश्चन, उसी में से एक दो ऑप्शन मैंने और ऐड कर दिए, बट एनसीईआरटी के एग्जांपल से ही लिए हैं। ठीक है, अच्छा ये तो थे अभी तक जो पढ़ रहे थे वो SN1 और SN2 मैकेनिज्म्स पढ़ रहे थे बेटा। अब रिएक्शंस पे आते हैं कि इनमें रिएक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब द टाइप ऑफ SN रिएक्शंस। अभी तक तो हमने सिर्फ मैकेनिज्म की, अब हम रिएक्शंस की बात करेंगे। तो अब हम केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल एराइल हैलाइड्स करते हैं, और उसमें पहली कैटेगरी, और भी रिएक्शंस है लेकिन फर्स्ट कैटेगरी यही है बेटा। ये देखो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, और इसमें फर्स्ट कैटेगरी इज SN रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा मैकेनिज्म चाहे SN1 चले चाहे SN2, होना तो यही है ना कि भी आपके पास RX में से X निकलेगा और उसकी जगह पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएंगे। इसमें बहुत सारे रिएक्शन है, जैसे पहला एक्वस NaOH या KOH या AgOH या मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, इससे ट्रीट करते हैं बेटा। इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि जैसे आपने NaOH से ट्रीट किया, आप खुद ही सोचो RX को NaOH से ट्रीट किया तो क्या होगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट? ROH. ROH है ना। हाँ, साथ में अगर NaOH था तो NaX बन जाएगा, अगर KOH था तो KX बन जाएगा, AgOH था तो AgX बन जाएगा, वो तो डिपेंड करेगा, लेकिन प्रोडक्ट तो अल्कोहल ही बन गया। अच्छा अगर इसको NaOH की जगह NaSH से ट्रीट किया तब क्या होगा? RSH. RSH बन जाएगा, बिल्कुल जी। RSH इज थायो अल्कोहल, कि ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया बेटा, ये थायो अल्कोहल है। देन NaX यहां से निकलेगा बेटा, NaOR डैश। NaOR को कहते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। अभी कल ही बात कर रहे थे मिथॉक्साइड इथॉक्साइड आयन की, तो ये ऐसे ही है ना। अगर NaOR लिखते हो आप तो NaOR का मतलब तो यही होता है कि Na पॉजिटिव और RO नेगेटिव, तो ये एल्कोक्साइड आयन ही तो है, न्यूक्लियोफाइल इसमें जो अटैक करती है। बस मैंने R डैश इसलिए लिया भी अलग दिखाने के लिए, R भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो बना बेटा वो होगा ROR डैश। ROR डैश क्या है? Ether. ईथर। और ये रिएक्शन दिस इज कॉल्ड विलियमसन्स सिंथेसिस, इसको हम विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। बट याद रखो विलियमसन सिंथेसिस के लिए जो एल्काइल हैलाइड है उसको प्राइमरी ही होना चाहिए। आगे चल के समझाऊंगी सेकेंडरी टर्शरी क्यों नहीं। वैसे तो आपको पता ही है सेकेंडरी टर्शरी जो है उसमें एलिमिनेशन का चांस, डीहाइड्रो हैलोजनेशन का चांस काफी ज्यादा होता है, पर खैर वो आगे भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल विलियमसन के लिए एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी होगी। ऐसे बेटा NaSR डैश के साथ RSR डैश बन जाएगा, वो ईथर था तो ये क्या है? Thioether. थायोईथर, ये थायोईथर है। और ये वाला रिएक्शन तो हम कर भी चुके हैं। एल्काइन जो है आपके पास, याद करो टर्मिनल एल्काइन का सोडियम सॉल्ट ऐसे ही होता था ना, NaX निकल जाता था और Yes. R इसके साथ जुड़ जाता था। और इसमें भी वहां भी लिखवा है कि एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। बनेगा क्या? R C ट्रिपल बॉन्ड C R डैश, तो ये हायर एल्काइन बन गई ना, कि आपने लोअर टर्मिनल एल्काइन के सॉल्ट से शुरू किया और आप हायर एल्काइन तक पहुंच गए। समझ में आई मेरी बात? Yes, ma'am. अच्छा उसके अलावा ईथर बनाने का एक और तरीका भी है बेटा। अगर हम एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं और हम इसको Ag2O से ट्रीट कर देते हैं, ड्राई, मॉइस्ट नहीं, ड्राई Ag2O, तो क्या होता है? साइड में रिएक्शन लिख के देखा, क्योंकि 2 मोल RX है
और 2 आपने Ag2O से ट्रीट किया, तो रिएक्शन कुछ ऐसा होता है ना बेटा कि यहाँ से 2 AgX निकल जाते हैं और ROR ईथर बन जाता है। समझ में आई मेरी बात? Yes, ma'am. ठीक है, और इसमें से दिखा देती हूँ कि 2 सिल्वर हेलाइड जो है वो निकल जाएंगे, तो ये भी आपके पास SN रिएक्शन ईथर की फॉर्मेशन हुई है यहाँ में। मेरी बात समझ में आई बेटा? Yes. अच्छा, ये है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो अगर RCOH होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, H की जगह सिल्वर आ गया तो ये उसका सिल्वर सॉल्ट है। कुछ नहीं, यहाँ से सिल्वर, यहाँ से X, ये निकल जाएगा। आप चाहे आप यहाँ दिखा सकते हैं कि सिल्वर हेलाइड निकल गया, जो बनेगा वो क्या होगा बेटा, R-COOR। ये एस्टर की फॉर्मेशन हो गई, एस्टर है ना, ये एस्टर बन गया बेटा। अच्छा, अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ क्या होगा, जब आप RX को अमोनिया, अल्कोहलिक अमोनिया लेते हैं, जनरली इससे ट्रीट करते हैं, तो RNH2 बनता है। RNH2 प्राइमरी अमीन है ना, दिस इज प्राइमरी अमीन। यहाँ पे क्या निकल गया होगा, HX निकल गया होगा। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ रुकता नहीं है, ये आगे भी जाता है। अगर इसमें और ज्यादा आपने अमोनिया से इसको ट्रीट किया, सॉरी, और ज्यादा एल्काइल हैलाइड से ट्रीट किया, तो ये R2NH बन जाता है। R2NH सेकेंडरी अमीन। अगर और भी ज्यादा एल्काइल हैलाइड अवेलेबल है तो बेटे R3N, ये टर्शियरी अमीन। और फाइनली ये चले जाता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। बेटा ये सेकेंडरी अमीन बनी, ये टर्शियरी अमीन बन गई। आपको याद है ना, मैंने बताया था अमीन में नाइट्रोजन से देखते हैं, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। और ये सारा रिएक्शन, दिस होल रिएक्शन, दिस इज अ नेम रिएक्शन बेटा, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। ये सारा जो है, दिस इज हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। और हॉफमैन्स अमोनोलिसिस के लिए भी एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। सेकेंडरी टर्शियरी की बातें बाद में करेंगे। एक बात और यहाँ लिख नहीं रही हूँ, लेकिन अगर एल्काइल हैलाइड एक्सेस में हुआ तो फाइनल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होगा। और अगर एल्काइल हैलाइड एक्सेस में नहीं हुआ, अमोनिया एक्सेस में हुआ, तो क्या होगा मेजर प्रोडक्ट, आप ही बताओ। प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन पहले वाला है ना, बिल्कुल जी, प्राइमरी अमीन, एकदम ठीक बोल रहा है। ठीक है, ये था बेटा आपके पास हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। ऐसे ही आगे अगर हम AgNO2 से ट्रीट करते हैं बेटा, तो AgNO2 से AgX निकल जाता है, आपको मिलता है RNO2। बेटे RNO2 नाइट्रो कंपाउंड, ये मेजर, और RONO माइनर। ये नाइट्रो कंपाउंड है, ये नाइट्राइट है। मेजर तो यही मिलता है, लेकिन थोड़े अमाउंट में ये भी मिलता है, अभी उसको डिस्कस करेंगे। इसका कंट्रास्ट जब KNO2 या KONO से ट्रीट करते हो, इससे उल्टा होता है, यहाँ RONO मेजर होता है और माइनर में RNO2। उधर AgCN के साथ क्या होता है बेटा, AgCN के साथ आइसोसाइनाइड जो है वो आपका मेजर RNC।
लेकिन साइनाइड भी आपका माइनर अमाउंट में एग्जिस्ट करता है, और KCN के साथ RCN मेजर, RNC माइनर। अब इसके रीजंस भी डिस्कस करेंगे कि ये मेजर माइनर क्यों आए हैं यहाँ पर। ये कुछ बेटा सिर्फ 1 दर्जन रिएक्शंस हैं विच इज SN रिएक्शंस, ठीक है, हुआ सब में यही है। अब यहाँ पे इस रीजनिंग पे आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि KCN के साथ RCN मेजर था, AgCN के साथ RNC मेजर था। बेटा ये अल्काइल साइनाइड है, ये अल्काइल आइसोसाइनाइड है। उससे पहले मुझे एक बात याद करके बताओ, व्हाट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल? Ma'am, that can attack from two sides. वेरी गुड, दैट कैन अटैक फ्रॉम 2 साइड्स। बिल्कुल ठीक, जो दोनों तरफ से अटैक कर सकती है वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा एक बात बताओ, पोटेशियम पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में आता है? फर्स्ट में। फर्स्ट में। और ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स के कंपाउंड ज्यादातर कैसे होते हैं? आयनिक या मेटल, कोवैलेंट? आयनिक। आयनिक। Ionic. तो KCN भी आयनिक है बेटा। KCN आयनिक है, इसलिए KCN will ionize to K positive and CN negative। अब साइनाइड आयन एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, और एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है तो इसने जब एल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैक करना है R के ऊपर जाके, तो ये अटैक करता है कार्बन से भी कर सकता है, नाइट्रोजन से भी। अगर इसने कार्बन से किया तो RCN बनेगा, अगर इसने नाइट्रोजन से किया तो RNC बनेगा। लेकिन मेजर प्रोडक्ट साइनाइड इसलिए होता है क्योंकि एल्काइल ग्रुप में भी कार्बन होता है, इसमें भी कार्बन है, तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है एज कंपेयर टू कार्बन एंड नाइट्रोजन। इसलिए अटैक कार्बन की तरफ से होता है। मेरी बात समझ में आई बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. लेकिन अब सोचो AgCN सिल्वर का कंपाउंड है, वो तो मेनली कोवलेंट ही होता है, उसमें तो जरा सी आयोनाइजेशन होती है। और अगर वो मेनली कोवलेंट ही है तो बस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है अटैक करने के लिए। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है इसलिए अटैक करता है, तो मेनली अटैक नाइट्रोजन की तरफ से होगा, और अगर नाइट्रोजन की तरफ से होगा तो मेजर प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड बनेगा। जरा सा आयंस बनते हैं जिसकी वजह से माइनर प्रोडक्ट बन जाता है। मेरी बात समझ में आई बेटा? यस। अच्छा सेम इज विद दिस, अगर KNO2 या KONO लेते हैं तो ये पोटेशियम का कंपाउंड है, ये आयनाइज करेगा K पॉजिटिव और ONO नेगेटिव में। अटैक ये देखो, ये नाइट्रो कंपाउंड है NO2 नेगेटिव, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अटैक जो है वो ये सॉरी नेगेटिव चार्ज प्रॉपर दिखाती हूँ, यहाँ होता है नेगेटिव चार्ज, कि अटैक ऑक्सीजन से भी हो सकता था, नाइट्रोजन से भी। अगर नाइट्रोजन से हुआ तो नाइट्रो कंपाउंड मेजर होगा, ऑक्सीजन से हुआ तो नाइट्राइट मेजर होगा। तो ऑक्सीजन से होता है प्रेफरेबली यहाँ अटैक, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनता है। लेकिन AgNO2 तो कोवलेंट है, अब कोवलेंट में ये आयन तो बनेगा ही नहीं, जब आयन ही नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन से तो अटैक हो ही नहीं सकता, फिर तो बस नाइट्रोजन से ही होता है अटैक। इसलिए मेजर प्रोडक्ट जो है वहां पर नाइट्रो कंपाउंड बनता है। समझ में आई मेरी बात बेटे? यस मैम। तो अगला यही है कि KCN अल्कोहलिक के साथ मेजर प्रोडक्ट इज RCN। वाई? क्योंकि KCN आयनिक है, K पॉजिटिव और CN नेगेटिव। ये देखो CN नेगेटिव में मैंने प्रॉपर बना के दिखाया कि कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। साइनाइड आयन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, कैन अटैक थ्रू नेगेटिवली चार्ज कार्बन और नाइट्रोजन, दोनों में से किसी एंड और कर देती हूँ, और नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर प्रेफरेबली, लेकिन वो कार्बन से अटैक करता है क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। AgCN के साथ मेजर प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड है क्योंकि AgCN कोवलेंट है। सो साइनाइड आयन का
जनरेशन मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रेफरेबल अटैक जो है एल्काइल ग्रुप के कार्बन पर वो नाइट्रोजन के लोन पेयर से होता है। ऐसे ही बेटा KONO आयनिक है तो मेजर प्रोडक्ट RONO है और AgNO2 कोवलेंट है, मेजर प्रोडक्ट इज RNO2। समझ में आई मेरी बात? Yes, ma'am. अच्छा, फिर एल्काइल हेलाइड से जब KCN से ट्रीट करते हो ना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जब आप इसको KCN से ट्रीट करते हैं, मेजर प्रोडक्ट RCN बन गया, RX से RCN गए, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में क्या ख्याल है? ज्यादा होगी। ज्यादा increase. Increase. हो गई, एसेंट ऑफ सीरीज हो गई। तो हाँ जब जी। भी हमें एसेंट ऑफ सीरीज करानी है तो हम ये KCN अल्कोहलिक वाला रिएक्शन यूज करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये साइनाइड को आगे भी हम कुछ चीजों के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, RX to RCN, जैसा मैंने कहा, दिस इज एसेंट ऑफ सीरीज। हाँ, ये एसेंट ऑफ सीरीज है। RCN के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, 3 मेन रिएक्शन। अगर आप एल्काइल साइनाइड लेते हैं, आप इसको किसी डाइल्यूट एसिड से ट्रीट करते हैं, H पॉजिटिव लिखा हो, H2SO4 लिखा हो, HCl लिखा हो, सब चलेगा, या हाइड्रोनियम आयन ही लिख दें तब भी चलेगा, या डाइल्यूट एल्कली भी डाल दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट एल्कली। तो RCN की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाती है और आपके पास जो मिलता है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपने इसको एल्केलाइन H2O2 या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया तो ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है। इसको ऑफ कोर्स हम RCOOH, पार्शियल हाइड्रोलिसिस में अमाइड मिलती है। मैं साइड में करके दिखा देती हूँ कि कैसे पार्शियल और कैसे कंप्लीट हुई है। देखो, अगर आपके पास RCN था, अगर तो आपने सिर्फ इसमें 1 मोल वाटर ऐड किया कि यहाँ पे O और यहाँ पे H2, तो ये RCONH2 बना, ये पार्शियल हो गई, ठीक है। और अगर आपने ऐसे किया बेटा, ये 1 O और 1 H2, फिर उसके बाद अमाइड से आगे चली जाती है बेटा रिएक्शन, यहाँ ना बॉन्ड ही टूट जाता है, 1 OH और 1 H ऐसे ऐड हो जाता है, तो ये RCOOH बन जाएगा और साथ में अमोनिया मिल जाएगा। समझ में आई मेरी बात? यस और नो? Yes, ma'am. तो ये थी बेटा पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तीसरी है मेंडियस रिडक्शन या रिडक्शन। देखो, अगर हाइड्रोजन निकल, आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट ये होते ही हैं, हाइड्रोजन निकल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सारी जो हैं ये रिडक्शन होती हैं। कोई और भी रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे चलेगा। तो साइनाइड विल गेट कन्वर्टेड टू RCH2NH2। RCH2NH2 क्या बन गया? अमाइड नहीं बन गई बेटा, ये बना था कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या हो गया तुम्हें? ये एसिड अमाइड और ये प्राइमरी अमीन। तो RCN को हम आगे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, साइनाइड की आप क्या करा सकते हो? आपके हाइड्रोलिसिस करा सकते हो। साइनाइड दोनों मीडियम्स में हाइड्रोलाइज हो जाता है, उसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में भी हो जाती है, बेसिक मीडियम में भी। लेकिन आइसोसाइनाइड बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही हाइड्रोलाइज होता है। जो आइसोसाइनाइड है दैट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड only in the acidic medium and not in the
बेसिक मीडियम। रिएक्शन क्या है? ये आइसोसाइनाइड है। आइसोसाइनाइड का दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे भी दिखाया जाता है, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, ये भी ठीक है। एसिडिक मीडियम में ये देते हैं बेटे प्राइमरी अमीन RNH2 और साथ में फॉर्मिक एसिड HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड साथ में बन जाता है। मेरी बात समझ में आई बेटा? Yes, ma'am. Whereas of course जो एल्काइल साइनाइड है, it gets hydrolyzed to carboxylic acid in both acidic and basic mediums. वो ऊपर कर ही लिया हमने दोनों। अब यहाँ एक दो चीजें बेटा, पहले तो कन्वर्जन। अगर आपको कहते हैं इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनामीन जाना है, तो आपको समझ में आया ना, इथाइल से प्रॉप में जाना है, एथ से प्रॉप में जाना है। जब भी एल्काइल हैलाइड से शुरू करना है और आपने सेंट ऑफ सीरीज करनी है तो KCN की हेल्प ले लो। मतलब यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये लो इथाइल क्लोराइड। आप बताओ क्या करूं, सबसे पहले किससे ट्रीट करूं? KCN. KCN अल्कोहलिक है ना, अल्कोहलिक नहीं भी लिखा होता कई बार तब भी चल जाता है, तो ये RCN बन जाएगा। अब लेकिन मुझे प्रोपेनामीन तक जाना है, तो देखो अमीन किस में बना है, ये इसमें बना ना अमीन, इससे आगे ये करा दो, रिडक्शन करा दो, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालो, चाहे हाइड्रोजन निकल डालो, चाहे हाँ जो है सोडियम इथेनॉल डालो, जो मर्जी। सोडियम इथेनॉल वाली रिडक्शन को मेंडियस बोलते हैं। ये लो मैंने सोडियम इथेनॉल ही डाल दिया, ETOH इथेनॉल ही है, तो ये CH3 CH2 CH2 NH2, ये लो प्रोपेनामीन बन गया। समझ में आई मेरी बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा अब ये कैसे करेंगे, इथीन टू सक्सिनिक एसिड। देखो इथीन सक्सिनिक एसिड तक जाना है। सक्सिनिक एसिड याद है कुछ? ये लो, अब कुछ याद आया, ये सक्सिनिक एसिड है। Yes. अब बताओ कैसे कन्वर्ट करें? KCN डालेंगे पहले। KCN डालेंगे, एल्कीन में कैसे डाल देंगे KCN? देखो एल्कीन में क्या करेंगे, पहले इसको हेलोजन तो दो, एल्काइल हैलाइड तो बनाओ, तब तो KCN डालोगे। तो ये लो मैंने एल्काइल हैलाइड बना दिया। अब इसमें डालो KCN। KCN डालेंगे तो ये CN हो जाएगा। और अब क्या करें? Complete hydrolysis. कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, H3O पॉजिटिव लिख देती हूँ, ये लो हो गया, सक्सिनिक एसिड तक पहुंच गया। ठीक है। Yes, ma'am. फिर एक रीजनिंग क्वेश्चन है कि एल्काइल क्लोराइड की जो हाइड्रोलिसिस है वो शुरू में स्लो थी, लेकिन उसमें थोड़ा KI डाला तो फास्ट हो गई। वाई? देखो शुरू में स्लो क्यों थी? RCl में शुरू में क्या हो रहा था कि आप RCl में हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, मतलब OH नेगेटिव अटैक कर रहा है, NaOH KOH कोई भी आपने डाल दिया, इससे ROH बन रहा था, ये स्लो थी। व्हाई इट इज स्लो? स्लो इसलिए क्योंकि क्लोराइड कोई बड़ा अच्छा लीविंग ग्रुप तो नहीं है। इज क्लोराइड अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप? नो। आयोडाइड सबसे अच्छा, फिर ब्रोमाइड, फिर उसके बाद क्लोराइड आता है, तो ये तो स्लो चल रही थी। लेकिन KI डालने से तेज क्यों हो गई? KI डालने से तेज इसलिए हो गई क्योंकि आपने RCl में KI डाला,
KI में से I नेगेटिव आया, I नेगेटिव जो है ऑफ कोर्स फ्रॉम KI, I नेगेटिव अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। I नेगेटिव कैसा न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा या बुरा? हेलाइड में से तो बेस्ट अच्छा है। न्यूक्लियोफाइल यही है, तो ये झट से इसको रिप्लेस करके RI बना देगा, और RI बना देगा, इस पे अब OH नेगेटिव अटैक करने के लिए आएगा। OH नेगेटिव अटैक करने के लिए आएगा तो हेलाइड में आयोडाइड निकलेगा। आयोडाइड कैसा, यहाँ आयोडाइड विल एक्ट एज लीविंग ग्रुप, तो आयोडाइड कैसा लीविंग ग्रुप है, अच्छा या बुरा? बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा। बढ़िया। तो ये देखो ना, ये ROH बन गया, बना 2 स्टेप में, पर ये फास्ट हुआ। वाई? बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में आयोडाइड अटैक्स रेडिली, because it is a good nucleophile, वो अच्छी न्यूक्लियोफाइल है। और सेकंड स्टेप में आयोडाइड लीव्स ऑफ रेडिली, because it is a good leaving group, इसलिए ये प्रोसेस जो है वो तेज हो जाती है। समझ में आई मेरी बात? यस मैम। यस मैम। चलो अभी बेटा एक इसमें जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का भी थोड़ा सा रह गया SN1 और SN2 का, बट बहुत थोड़ा सा काम हमारा बाकी, पर हम कल करेंगे। आप लोग अभी स्लाइड्स देख लो। बेटा ये आज की फर्स्ट स्लाइड, ये सेकंड, थर्ड, ये नेक्स्ट, बस आज यही किया है बेटा। क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं मैम? मैम एक बार 11 हाँ स्लाइड दिखा। मैं बताती हूँ। मैम फर्स्ट और थर्ड और प्लीज दोबारा दिखा। ठीक है बेटे।